तो हमने पिछले क्लास में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का अंतर हमने समझ रखा था। तो इसमें हमने देखा था कि जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है, एक पृष्ठीय घटना है जो किसी सतह पर क्या होता है, आपको ये घटनाएं घटती रहती है, जिसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक या आयनिक स्पेसीज है वह दूसरे सतह पर जाकर के जमा हो जाते हैं, जबकि यह क्या है, एक बल्क फेनोमेन है। मतलब ये पूरे वस्तु के सतह पर यह घटना घटती है और इसमें वह वस्तु क्या होता है, पूरी तरह से उस दूसरे वस्तु में समा जाता है। और ये जो है एडजॉर्प्शन है वह एक फास्ट प्रोसेस है, तेजी से घटना घटती है, जबकि एक स्लो प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन में रेट क्या होता है, आपको शुरुआत में ज़्यादा होता है और धीरे धीरे उसका रेट कम होने लगता है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन में रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। और ये जो फिफ्थ था, इसमें कह रहा है कि कंसंट्रेशन क्या होता है कि हाँ, एडजॉर्बेंट के सतह पर क्या होगा, बल की तुलना में वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, जबकि इसमें क्या होगा, थ्रू आउट में क्या होगा, सेम होगा। तो ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना है, इसको हमने चर्चा कर लिया था। अब जो एडजॉर्प्शन मेरा मेन टॉपिक था, अब उसका मैकेनिज्म क्या है। किसी वस्तु के सतह पर कोई दूसरा वस्तु जमा हो कैसे जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि आपने एक चौक ले लिया, अब ये जो चौक के कण है, इस चौक को क्या किया आपने, अब ये मान लो कि है ना, नीला नील से भरा हुआ गिलास है जिसमें पानी में आपने नील मिला दिया हुआ है, एकदम गाढ़ा नील मिलाया हुआ है। अब उसमें जैसे मान लीजिए हमने इसको चौक को डुबो के बाहर निकाला, हमने जैसे हमने इसको बाहर निकाला, देखते क्या है कि इस जो चौक का जो ऊपरी परत है, इस परत के ऊपर क्या हो गया, नील जमा हो गया, जबकि इसके अंदर में क्या है, नील गया हुआ नहीं है, अंदर में वैसे ही उजला दिख रहा है। तो ये घटना घटा कैसे, उसके सतह पर ही क्यों रहा, अंदर क्यों नहीं गया, उसके पीछे कारण क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को जानते हैं। तो कह रहा है कि एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन। हमने शुरू में बात किया कि एडजॉर्प्शन क्या है, एक पृष्ठीय घटना है। यह हमेशा कहाँ पे घटेगा घटना, तो सतह पर घटेगा, किसी वस्तु के सरफेस पे घटेगा। इसमें क्या होता है, सरफेस पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट। अब ये एडजॉर्बेंट क्या होता है उज्जवल, मतलब मेरा आवाज सुनाई नहीं देता है। चलिए ठीक है। कह रहा है कि ये जो, माइक बंद कर लीजिए। कह रहा है कि एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना। यह एक पृष्ठीय घटना है, यह हमेशा घटना कहाँ पे घटेगा, सतह पे घटेगा। इसमें क्या है कि सरफेस पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का जो सरफेस पार्टिकल है, दोबारा याद करिए आप, एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो जैसे मान लो ये आपका चौक है ना, यह कोई सॉलिड वस्तु है, चौक क्या है, सॉलिड वस्तु है। अब इस चौक पे क्या हो गया, जैसे ही पानी, नीला पानी में डालते इसके ऊपर नील क्या हो, परत चढ़ गया आपको, तो यह चौक क्या कहलाएगा, ये चौक कहलाएगा एडजॉर्बेंट कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। और ये जो नीला नील जो चढ़ गया इसके ऊपर, इसको क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं, है ना। कुछ याद करिए मत, जब पूछेंगे तो क्या बोले, मतलब सुनाई कुछ दे नहीं रहा है। ये आपको हो गया एडजॉर्बेट और ये हो गया एडजॉर्बेंट, चौक हो गया एडजॉर्बेंट और ये नील हो गया एडजॉर्बेट हो गया। तो कह रहा है कि सरफेस पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का जो सतह है, ये जो वाली सतह, इस सतह पर जो पार्टिकल होगा, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर्स में हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ताकि देखिए यह है आपका चौक है, जो हो गया आपको एडजॉर्बेंट हो गया, और इसके ऊपर आ गया मान लीजिए, है ना, नीला कलर आ गया है, इसके ऊपर ये नीला कलर चढ़ गया आपको नील में डालने पर। तो ये जो नीला कलर आ गया चौक के ऊपर, तो ये है ना,
ये चौक कहलाता एडजॉर्बेट क्योंकि इसके सतह पर घटना घट रही है, और नीला कलर क्या हो गया, एडजॉर्बेट हो गया। तो कह रहा है कि सरफेस पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट have no identical surrounding as the particle inside the bulk. Inside the adsorbent, forces are mutually balanced, but on the surface poses unbalanced inward residual force which causes adsorption. ये जो चौक है, इस चौक पर जो ऊपर में जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और इसके अंदर में बीच में भी पार्टिकल होगा। तो अंदर का जो बीच का पार्टिकल है वहां पर कह रहा है कि इनवर्ड रेसिडुअल फोर्स होता है। अब वो कैसे होता है देखो यहाँ पे। अब मान लो ये चौक का बड़ा सा कण है, ठीक है। अब इस चौक के अंदर का सारा कण है, तो मान लो एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, इस सब जगहों पर कण है। तो सारे पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे को खींचेगा, चारों तरफ से खिंचाव हो रहा है, तो यह पार्टिकल क्या होगा, अपने उसी जगह पर पड़ा रहेगा। जबकि यह देखो उस चौक का सतह है। अब इस सतह का पार्टिकल पे क्या होगा, कोई चौक के कण इसको इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा। ऊपर से कोई खींचने वाला नहीं ना है, नहीं है। अब इस चौक को क्या किया आपने, सीधा आपने नील में डुबो दिया। मान लो हमने इसके ऊपर एक लेप हम चरा दे के दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह से आपने लेकर के नील के में इसको डुबा दिया आपने। तो जैसे नील में डुबो दिया तो इसके ऊपर नील लग गया आपको, इस तरह से नीला लग गया आपको। नीला क्यों लगा उसके सतह पर, अंदर में क्यों नहीं गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो कण है, इस कण को अंदर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है। जबकि ये जो बीच के कण है इसको चारों तरफ से खींच रहा है। तो क्या होगा, यह वस्तु वहीं पर रहेगा, किधरों फोर्स नहीं लगेगा, चारों तरफ से क्या होगा, सेम फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स हो गया 0। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई ए लड़का है जो इसको इधर से धक्का दे रहा है, फिजिक्स में पढ़े हो आप, और कोई बी लड़का है इसको इधर से धक्का दे रहा है ना। मान लीजिए ए जितना फोर्स लगा रहा है, बी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो क्या यह वस्तु इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर पड़ा रहेगा आपको। तो सेम बात यहाँ पर भी हो रहा है कि ये जो मान लो बीच में जो कण आपको दिखाई दे रहा है, इस कण को क्या हो रहा है, चारों तरफ से कण इसको खींच रहा है। तो क्या होगा, सब फोर्स क्या होगा, इधर का फोर्स इधर के द्वारा कैंसिल हो गया, इधर का फोर्स इधर के द्वारा कैंसिल हो गया, सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया आपको। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि ये जो देख रहे हो, इस सतह देख रहे हो, सतह पर क्या हो रहा है कि सतह पर मान लो कि ये जो 1 2 3 4 5 फोर्स दिखा रहा है आपको, तो ये खींचेगा इधर की तरफ। तो मान लीजिए ये इसको बराबर कर दिया, क्योंकि यह इधर खींच रहा, दोनों किधर खिंचाएगा नहीं। जबकि ये खींच रहा अंदर की तरफ, बाहर से कोई खींचने वाला नहीं ना फोर्स है। ये इधर खींच रहा है तो इधर भी खींचने वाला फोर्स नहीं ना है, ये इधर खींचा इधर भी खींचने वाला फोर्स नहीं ना है। तो जैसे ही हम इसको नीला पानी में डालेंगे तो नील क्या होगा, ये जो फोर्स खींच रहा है यह क्या होगा, इसको इधर खींच लेगा, फिर यह इसको इधर खींच लेगा, यह इधर खींच लेगा। तो क्या होगा, इसके सतह पर क्या होगा, इसके सतह पर आपको इनवर्ड फोर्स काम कर रहा है, अंदर की तरफ फोर्स काम रहा है। इस अंदर तक की फोर्स के कारण से क्या होगा आपको कि नीला कलर इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। जो एडजॉर्बेट सबस्टांस होता है वह क्या होगा, इसके सतह पर जमा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तुम अपना मान लीजिए मोबाइल में बोलो तो माइक के पास ला करके बोलो। हाँ हाँ, तो हम सर्विस बिना की बात करें तो कुछ देर के लिए ना पानी में डालो। अब ऐसा नहीं कि दिन भर डालोगे तो क्या होगा, तो अंदर जाएगा ही। स्लो प्रोसेस है, तो स्लो प्रोसेस है ना, शुरुआत में फास्ट काम करे, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो धीरे धीरे भी क्या होगा, अगर चौक को पानी नीला में डाल भी दोगे तो क्या होगा, पूरा अंदर तक नील नहीं जाएगा, वो उसके सतह पर ही रहेगा वो। और उसमें क्या होगा कि ऊपर में ज्यादा गाढ़ा होगा, अगर उसको तोड़ के देखोगे तो अंदर में कम गाढ़ापन दिखेगा आपको, मतलब कम नीला दिखेगा। उसके अंदर में देखोगे तो और कम नीला दिखेगा, उसके अंदर में देखो तो और कम नीला दिखेगा। तो इस तरह से आपको वो हो जाएगा। तो उस सब के पीछे कारण क्या होगा कि जैसे बाहर से आने लगा तो इनवर्ड फोर्स उसको खींच रहा है, बाहर वाले कण को खींच रहा है। तो जैसे ही खींचेगा तो उसकी सतह पर आ रहा है ना,
बात स्पष्ट हो रही है? थोड़ा सा माइक नजदीक ला के बोलिए ताकि आवाज हमको भी क्लियरली सुनाई दे। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि इनसाइड द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के अंदर में क्या होता है, फोर्सेज आर म्यूचुअली बैलेंस। ये सारे के सारे फोर्स क्या होता है, एक दूसरा जो फोर्स ऊपर नीचे खींच रहा है वो उसको संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है, म्यूचुअली बैलेंस हो जाते हैं। बट ऑन द सरफेस, जो सतह पे हो रही है, पोजेज अनबैलेंस बैलेंस इनवर्ड रेसिडुअल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है। सिर्फ नीचे से फोर्स ऊपर वाले को खींच रहा है, तो ऊपर वाले में कुछ तो है नहीं ना, जैसे कोई वस्तु आएगा तुरंत उसको खींच लेगा वो, तो सतह पे उसको जमा कर देगा। तो विच कॉजेज एडजॉर्प्शन, इसके कारण से क्या होती है, आपको एडजॉर्प्शन होती है। तो यही आपको एडजॉर्प्शन का क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपको इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब इंथैल्पी हमने 11th में पढ़ा, इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, है ना। अब एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या इंथैल्पी होगा, क्या ऊर्जा होगा, तो उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ एन एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब्ड। एडजॉर्बेट मतलब वही नील हो गया, या जो मॉइस्ट एयर क्या था, सिलिका जेल के ऊपर में जमा हो जाता, तो मॉइस्ट एयर क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट कहलाएगा। तो यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों समझिए आप अच्छे से। तो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ एन एडजॉर्बेट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कि कितनी मात्रा में हीट आपको उत्सर्जित होगा जब एक मोल क्या हो, एडजॉर्बेट आपको एडजॉर्बेंट की सतह पर एडजॉर्ब हो जाए। कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ एन एडजॉर्बेट is adsorbed on the surface of an adsorbent is called enthalpy of adsorption। मतलब कि ये जो हमने मान लीजिए कि चौक ले लिया था, है ना, अब मैं यहाँ पे चौक में मान लो कि हमने नीला ही चौक ले लिया, हमने मान लो ये चौक हमने ले लिया, ये चौक है, नीला ही चौक है। अब इस चौक के सतह पर, है ना, कितनी, मान लीजिए कोई एडजॉर्बेंट आपको अवशोषित हुआ, मान लीजिए इसके सतह पर मान लीजिए हमने ये पीला कलर अवशोषित हो गया आपको, तो ये जो नीला कलर का देख रहे हो यह हो गया चौक, जिसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, और ये जो पीला कलर का देख रहे हो एडजॉर्बेट हो गया जो नील। तो ये जो अवशोषित हुआ, तो इसको अवशोषित होने में कितनी मात्रा में हीट एब्जॉर्ब हुआ, सॉरी इवॉल्व मतलब उत्सर्जित हुआ, कितनी मात्रा में हीट निकला, तो जितनी मात्रा में हीट निकलेगा उसे क्या कहेंगे हम, इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन कहेंगे। बात स्पष्ट हो रही है कि जब एडसॉर्प्शन की घटना घटती है तो उस एडसॉर्बेंट पे क्या हो, जब एडसॉर्बेट अवशोषित हो तो जो हीट निकलेगा आपको, जितनी मात्रा में हीट निकले वह क्या कहलाता है आपको, इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्बेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स, कुछ फैक्टर है ना, जो हमने 11th में सारा पढ़ा था हमने, है ना, थर्मोडायनामिक फैक्टर पढ़ा था हमने। तो हमने 11th में एक इक्वेशन पढ़ा था हमने, वह इक्वेशन क्या पढ़ा था हमने, कि डेल जी बराबर क्या होता है ना, डेल एच माइनस टी डी एस, डेल एस माइनस टी डी एस, ये इक्वेशन हमने थर्मोडायनामिक चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, अब इसमें आपने पढ़ा था ये फ्री एनर्जी चेंज होता है, या इंट्रोपी डेल जी माइनस डेल एच होगा, यहाँ पे डेल एच माइनस टी डी एस होगा। तो डेल एच हो गया इंथैल्पी हो गया, टी डी एस हो गया इंट्रोपी चेंज हो गया आपको। तो ये जो डेल जी है यह फ्री एनर्जी चेंज है, इसका मतलब क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि इसका मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वह रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपको फिजिबल होगा, वह रिएक्शन उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा, वह रिएक्शन उतनी ही आसानी से घटेगी आपको। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहां पे हीट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल काम करता है। और वो क्या पॉइंट कह रहा है, तो उसको देखिए पॉइंट में,
पहला कह रहा है कि एज द एडजॉर्प्शन कॉजेज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, hence the process will be exothermic and therefore del H will be negative। अब इस पॉइंट को समझिए, मैंने अभी बताया कि ये जो चौक है, इस चौक पे जैसे मान लो कि नील का एड्जॉर्प्शन हुआ, तो कह रहा है कि यहां से क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, हीट रिलीज होगा। हमने पढ़ा था ना यही, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, कितनी मात्रा में हीट उत्सर्जित होती है जब एक मोल क्या एड्जॉर्बेट आपको एड्जॉर्बेंट की सतह पर जमा होता है, तो जितनी मात्रा में हीट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो मतलब यहाँ से क्या हीट निकल रहा है ना, तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि जैसे एड्जॉर्प्शन की घटना घटती है तो उस घटना में क्या होगा कि उस सरफेस का एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब हीट तो इसका लूज हो गया ना, जैसे इसका लूज हो गया इसका एनर्जी क्या होगा, चौक का एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एनर्जी जैसे ही कम हो गया इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, मतलब इसका हीट निकल गया, तो हीट निकला मतलब एक्सो, एक्सो मतलब आउट, और थर्म मतलब हीट, तो हीट यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो जैसे इसका हीट निकल गया तो इसका डेल एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका अपना तो हीट निकल गया ना। तो ये सब हमने बात थर्मोडायनेमिक्स में किया हुआ था कि जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो उसका डेल एच का मान निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उस चौक का अपना हीट चला गया, तो जैसे चला गया तो उसका वैल्यू निगेटिव। फिर कहा कि एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट, मतलब ये जो चौक के ऊपर जो आ गया नीला, नील, ये एडजॉर्बेट, एज द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट आर हेल्ड विथ सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। अब ये एडजॉर्बेट कहां पर है, तो इस एडजॉर्बेंट के सतह पर है, इस सतह पर आपको है। इंट्रोपी डिक्रीज, जैसे वो कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर चला गया तो उसका इंट्रोपी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जैसे इंट्रोपी भी कम हो गया तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होगा, कम होना। जैसे आपके पास 10 रुपया है ना, आपने सारा का सारा खत्म कर दिया, निगेटिव में चले गए ना। आपके पास 10 रुपया है और किसी ने 10 रुपया दे दिया तो आपके पास 20 रुपया हो गया, तो आप पॉजिटिव में चले गए ना। लेकिन 10 रुपया था, 10 का 10 खर्चा हो गया तो क्या हो गया, आप निगेटिव में चले गए। तो ये जो जैसे एब्जॉर्प्शन की घटना भी घटा तो उसका एनर्जी क्या हो, लूज हो गया, जैसे लूज हो गया तो उसका भी वैल्यू कम हो गया आपको। इसके सतह पर क्या हो गया, एब्जॉर्बेट आके बैठ गया, तो इसका एंट्रोपी भी क्या हो गया, कम हो गया, तो डेलस का भी मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई कह रहा है कि फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अब करा है कि मान लीजिए इस चौक पे क्या हो, जैसे उज्जवल ने कहा था कि जब हम नीला पानी में चौक डाल के छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए या मान लीजिए छोड़ दिए, अब मान लो कि सारा नील इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता रहे, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे, तो कहा कि फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल एच मस्ट बी सफिशिएंट निगेटिव। डेल एच का मान क्या होना चाहिए, आपको निगेटिव होना चाहिए। अगर डेल एच का मान पर्याप्त मात्रा में निगेटिव होगा, जिससे क्या हो जाएगा, डेल जी भी निगेटिव हो जाएगा। हमने इक्वेशन क्या बनाया था, अब इक्वेशन को फिर ये तो ध्यान दो कि डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस डेल टी एस। अब कराए कि अगर कोई, हमने पढ़ा था 11th में कि अगर कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन आपको लगातार चलता रहे, इसका मान निगेटिव करना होगा। इसका मान जैसे निगेटिव होगा, रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो कह रहा है कि लगातार उस चौक के ऊपर क्या हो, नील जमा होता रहे, तो उसको करने के लिए क्या होगा, डेल एच मस्ट बी सफिशिएंटली निगेटिव। इसका मान क्या होना चाहिए, खूब ज्यादा निगेटिव होना चाहिए। जैसे ही इसका मान निगेटिव हो गया, और ये देखो माइनस टी डी एस, इसका मान निगेटिव ही है, तो यह निगेटिव दोनों जुड़ जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, पर्याप्त निगेटिव हो जाएगा। जैसे पर्याप्त निगेटिव हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा प्रोसेस, मतलब लगातार चलते रहेगा, जमा होते रहेगा आपको। अगर मान लो कि वहां से हीट निकलना बंद हो गया, मतलब क्या हो गया कि डेल एच का मान कांस्टेंट हो गया, या डेल एच का मान पॉजिटिव हो गया, तो जैसे इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब इसका मान चेंज होने लगेगा। मान लीजिए इसका मान पॉजिटिव होने लगे तो मान लो ये हो गया, ये इसका मान है 4, इधर से मान लो टी डी एस का मान है 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा, +1 में माना जाएगा।
तो जैसे ही 1 में आ जाए तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, होगा ही नहीं। यह जब तक निगेटिव नहीं होगा तब तक स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे समझना है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, मान लीजिए ऐसा भी समय आ जाएगा जब डेल जी का मान निगेटिव हो जाएगा, जैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव होगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब मान लीजिए डेल एच का मान बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि उसका मान 0 हो जाएगा। तो जब डेल जी का मान 0 हो जाएगा, दैट इज निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच काउंटर बैलेंस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टीडीएस। बात फिर से करा है कि इसका जो निगेटिव वैल्यू होगा, इसका जो निगेटिव वैल्यू होगा और इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, तो यह दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, उसी सिचुएशन में 0 होगा ना। अब जैसे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट देख रहे हो, कहा कि डेल एस भी निगेटिव होगा, मान निगेटिव साइन है ही है, और यहाँ पे देखो कि हमने माइनस ले लिया 4 है, तो -4 इधर ले लिया हमने, और इधर डेल एच है, डेल एच का मान मान लो हमने 4 ले लिया, ठीक है, -4 ले लिया क्योंकि इसका भी मान करा निगेटिव होने के लिए, तो ये भी निगेटिव, सारा निगेटिव हो गया, तो -4 और माइनस माइनस प्लस, +4, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तब क्या होगा, तब जाकर के डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर निगेटिव होगा तभी ना जाकर के स्पॉन्टेनियस होगा, तभी जाकर के क्या होगा, वो लगातार नील उसके ऊपर डिपोजिट होता है। तो यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स फैक्टर भी काम करता है। क्या यह क्लियर है? हेलो, लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है, आवाज तो अच्छा क्लियर जा रहा है, आपका इंटरनेट का कनेक्शन कमजोर होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छी जगह पे जाए जहाँ पे अच्छा इंटरनेट काम करता हो। आप लोगों को आवाज साफ सुनाई दे रहा है? हाँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम मतलब समझते ही हैं, साम्यावस्था, मतलब क्या हो जाए कि ये जो चौक है, मान लीजिए इस चौक के ऊपर क्या होगा, ये नील जमा हो रहा था, और एक समझिए, मान लीजिए एक हमने पढ़ा था डिजॉर्प्शन पढ़ा था, मान लीजिए इसके ऊपर से हटेगा ही बाहर आपको, तो मान लीजिए कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए कि जिस दर से मान लीजिए इसके ऊपर जमा हो रहा है उसी दर से मान लीजिए बाहर भी आ रहा है, ऐसा सिचुएशन हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कह रहा है कि डेल जी का मान 0 होना चाहिए, डेल जी का मान 0 होगा तभी यह घटना घट सकता है, क्योंकि जैसे डेल जी का मान निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियसली क्या होगा कि वह एडजॉर्ब करेगा अपने सतह पर, नील को एडजॉर्ब करेगा आपको। जैसे ही इसका मान डेल जी का मान पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस नील को मान लीजिए डिजॉर्प्शन करेगा, बाहर निकालेगा आपको। तो ये जो डेल जी का मान 0 कब होगा, जब डेल एच का मान पर्याप्त मात्रा में निगेटिव हो और वह क्या हो, टीडीएस का मान पॉजिटिव हो, वह एक दूसरे को काट देगा आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जैसे मान लो कि डेल एच का मान -4 है और डीएस डेल एच का मान भी क्या हो, -4 है। दिख ही नहीं रहा है। हेलो, देखो कुछ बात छूट गया। तो कह रहा है कि कॉजेज बाय वीक वंडरवाल फोर्स, या किसके द्वारा होता है आपको, वीक बाय वंडरवाल फोर्स के कारण से होता है। क्योंकि जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो किसी कारण से होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड 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 तो बन ही रहा है, बस एट्रैक्शन हो रहा है, उस एट्रैक्शन के कारण से उसके सतह पर वो जमा जमा हो गया है। तो यह वीक वंडरवाल फोर्स के कारण से होता है। जबकि यहाँ पे वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है, तो इसके कारण क्या है, कॉजेज बाय केमिकल बॉन्ड। इसके अलावा सेकंड पॉइंट करा कि इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, हमारे प्रकृति में यह विशिष्ट नहीं होता है।
ये नॉर्मल है। जैसे हमने एक गुरुत्वाकर्षण बल का बताया हमने, जितनी इस पृथ्वी पर वस्तु है, सब वस्तु क्या पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन यह क्या है, विशिष्ट है, स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन यह रिवर्सिबल होते हैं। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, मान लीजिए उसकी सतह पर आ गया, उसको आप हटा भी सकते हैं। जबकि जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो वो क्या है, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हो कि आप एक बार पेपर को आपने जला दिया तो राख से पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, इरिवर्सिबल है। उसी तरह से जब भी केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा, कोई केमिकल सबस्टांस किसी दूसरे केमिकल सबस्टांस की सतह पर अवशोषित हो सॉरी अधिशोषित हो जाएगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, यह एक्सोथर्मिक होता है। जब भी एड्सॉर्प्शन होगा तो एक्सोथर्मिक होगा ही, लेकिन अंतर है किसका इसमें, बट हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हीट बहुत कम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल है, कोई केमिकल तो बन नहीं रहा है। जबकि यह एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन हीट क्या होगा इसमें, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ से हीट अधिक मात्रा में रिलीज होगा। इसके अलावा लो टेम्परेचर ही फेवरेबल, यह घटना घटने के लिए क्या है, कम तापमान काफी है, कम तापमान पर भी हो सकता है, जबकि ये घटना घटने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी जाकर के होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट करा कि डिक्रीज इन प्रेशर कॉजेज डिजॉर्प्शन। अगर प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा, उस सतह को छोड़ के अलग हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। पता है डिजॉर्प्शन मतलब, है ना, कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सबस्टांस फ्रॉम द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सतह से क्या होगा, एडजॉर्ब सबस्टांस हटना। तो जैसे प्रेशर कम करोगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। जबकि इसमें केमिकल बॉन्ड बन गया तो कुछ होने वाला ही नहीं है। डिक्रीज इन प्रेशर डज नॉट कॉज डिसऑर्प्शन, कुछ भी कर लो, वो एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया, उसको आप अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने पिछले चैप्टर पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी, उसको एक्टिवेट करने के लिए इतना एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो इस फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कहा है कि लास्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर। अब मल्टी लेयर मतलब क्या हो गया, कि जैसे मान लो, अब इसको एक नॉर्मल सा उदाहरण समझो, किसी का मान लो घर का ये दीवार है, देख रहे हैं आप ये दीवार है, मान लीजिए। अब ये दीवार है, इस दीवार मान लीजिए हमने क्या किया, एक बार रंग चढ़ा दिया, दूसरा भी रंग चढ़ा सकते हैं, एक लेयर हो गया, दो लेयर हो गया, तीसरा लेयर भी हो सकता है, चौथा लेयर भी हो सकता है, पांचवा लेयर भी हो सकता है। तो ये फिजिकल है, ये सूख गया, उसके बाद दोबारा पेंट कर सकते हैं, फिर सूख गया, फिर दोबारा पेंट कर सकते हैं, तो कई लेयर हम पेंट कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकली वो अटैच हो गया। जबकि अगर केमिकल बॉन्ड बनता है तो एक ही लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर दोबारा बना ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है दोनों में, या किसी पॉइंट में दिक्कत, सारा पॉइंट क्लियर है। ये आपको इस दोनों में अंतर हो गया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है। तो इसको याद रखोगे, पूछते रहता है, इसको भी अपना कर लेना है ना, पूछते रहता है। चलिए, अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या है आपको, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन घटेगा तो कितनी मात्रा में घटेगा, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो समय हो गया, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नहीं यहाँ तक पढ़ के समझिएगा, है ना, कुछ दिक्कत होगा तो फिर पूछिएगा।